Morning children, welcome back to online class. And today I am going to take a class of class 8 SST History. तो हिस्ट्री में जो चैप्टर हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हुए थे, तो हम लोगों ने पढ़ाई किया था कि कैसे कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला। डुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, सब्सिडी अलायंस हो, डॉक्ट्रिन पॉलिसी हो, इसके तहत उसने एनेक्स करना शुरू किया जितने भी सारे इंडियन टेरिटरीज थे, और वहां ट्रेडिंग ही एक ऐसा वजह बना कि सारे जगह अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आराम से उसने एस्टेब्लिश कर दिया। फिर धीरे धीरे करके एक एक्ट के थ्रू इसने उसमें सुधार करना शुरू किया, और सुधार करने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हमें इंडिया में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कायम करना है तो धीरे धीरे करके हमें एक्ट के थ्रू ही कोई सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास अपनी कोई भी संविधान उस समय नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन उस समय नहीं थी। रेगुलेटिंग एक ऐसा कदम था, भारत के संविधान की तरफ बढ़ाया गया एक कदम। तो चलिए, हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो है वो पढ़ा हुआ था, पिट्टीज एक्ट के बारे में पढ़ा हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट में जैसे बंगाल की प्रेसिडेंसी जो है वो गवर्नर जनरल को दी गई थी, उसके बाद उसके काउंसलर्स सारी चीजों को संभालते थे, बट उनके पावर्स डिक्लेयर नहीं थे, और पावर्स डिक्लेयर नहीं थे तो ना ही उनके ट्रेड पर, ना ही उनके कमर्शियल पर, और ना ही उनके रेवेन्यू सिस्टम पर कोई भी तरह का पावर का डिक्लेरेशन नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे डोमिनेशन उनको इंडियन सोसाइटी में झेलना पड़ता था। तो वो खत्म करना पड़ा। फिर पिट्टीज एक्ट आई। पिट्टीज एक्ट के अकॉर्डिंग हर चीज को सेपरेट कर दिया गया, पॉलिटिकल मैटर्स को या कॉमर्शियल मैटर्स को, दोनों को अलग कर दिया गया। इससे थोड़ी सी सहूलियत जो है वह जो जजमेंट होता था सुप्रीम कोर्ट के जज को, वो आसान हो गया उसके सामने, और राजनीतिक मैटर्स हो तो या कमर्शियल मैटर हो तो उसने आराम से इनको सेपरेट किया। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बाद जो टॉपिक लेकर आज हम लोग सामने आए हैं और इसके बारे में हम लोग जो बातें करेंगे वो है हमारा चार्टर एक्ट 1813। आखिरकार चार्टर एक्ट 1813 का दो रेगुलेटिंग एक्ट फेलियर होने के बाद, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे एक्ट्स, जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी जो है वो पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है, उसके बाद में उस पर क्वेश्चंस होते हैं, सवाल जवाब पार्लियामेंट में होते हैं कि ये पॉलिसी कितने हद तक सक्सेस हो पाई है। जैसे कि उज्ज्वला योजना, हर घर में जो है वह बीपीएल घर में एक एक गैस सिलेंडर्स होने चाहिए, तो क्या यह पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट की हुई है, तो ये पॉलिसी सक्सेसफुल है कि नहीं। तो ये एक्ट जो है वो धीरे धीरे करके फेल्योर होते गए। उसके बाद में तीसरा एक्ट जो आपके सामने आता है वो है हमारा चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या है, एलिजाबेथ जो वहां की इंग्लैंड की महारानी थी, उसके अकॉर्डिंग हर 20 साल के बाद में कंपनी को अपना एक नया लेटर जो है वो इशू किया जाता था, और 20 साल के बाद में रिन्यू होते वो फिर दोबारा अपने कार्य को सुचारू रूप से आगे कर सकती थी, कंटिन्यू कर सकती थी। ठीक है, तो आज उसी के बारे में है, कंपनी के बारे में, कि कंपनी को क्या क्या ऐसे अधिकार दिए गए, क्या क्या अधिकार छीन लिए गए, ये है। तो चार्टर एक्ट 1813 एबोलिश द कंपनीज मोनोपोली इन इंडिया, उसको खत्म कर दिया गया, और कुछ ही क्षेत्रों पर, यानी कि 20 साल के बाद में फिर जब कंपनी का जो कार्यकाल आगे किया गया तो उसके कुछ क्षेत्राधिकार दिए गए। तो क्या है, ट्रेड वाज ओपन ऑल द सब्जेक्टेड, जैसे कि सारे चीजों में व्यापार पर जो है पहले अधिकार नहीं था, लेकिन अधिकार होने के बाद में हर चीज, जैसे कि टी हो गया, गन पाउडर हो गया, मसाले हो गए, हर चीज का वो ट्रेडिंग करने में जो है वह अपने जो कंपनी के जितने ऑफिसर्स थे सबको वह बढ़ाया जा रहा था। लेकिन द कंपनी ओनली रिटेन द मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन द टी एंड इट्स ट्रेड विद चाइना। लेकिन कंपनी को बाध्य कर दिया गया सिर्फ
चाय की जो व्यापारिक संबंध थे वो चाइना और भारत में टोटली बैन कर दिया गया। और भारत में बैन कर दिया गया, लेकिन चाइना में और चाइना से पूर्वोत्तर जितने भी सारे राज्य थे उनमें यह छोड़ दिया गया कि कैसे कैसे करके वो अपने सीमा जो क्षेत्र है, वो अपने टेरिटरीज को है वो बढ़ाए, ताकि उनकी मोनोपोली की जानकारी मिल पाए और इससे भी अपना किंगडम को एक्सपेंड करे। तो उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आया। देखिए, चार्टर एक्ट 1833 जैसे आया तो 1833 चार्टर एक्ट आने के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः बंद कर दिया गया। पूर्णतः बंद कर देने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ यह अधिकार दिया गया कि आप डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो संविधान है उसके तहत दिए गए जितने भी सारे रूल्स और रेगुलेशंस है उसको फॉलो करके आप उसकी शासन व्यवस्था को बनाए रखें। ये है हमारा चार्टर एक्ट 1833। कंपनी completely ended the company trades and monopolies, and it has discontinued the commercial capital in India, activity in India। पूरे कमर्शियल यानी कि व्यापारिक जो चीजें थी उनको साफ बंद कर दिया गया। ये हमारा चार्टर एक्ट 1833। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं इधर हटूंगा अभी, क्योंकि आप इसको आराम से उतार पाए। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद आप इसको उतार सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विस। देखिए, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस। तो इंडियन सिविल सर्विस के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस एस्टैब्लिश्ड द इंडियन सिविल सर्विस 1793 which came to call the steel frame of Indian administration। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब यहाँ के वायसराय जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बने तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी नीति को अपनाया और नई नई नीतियां नई नई पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हुए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एस्टेब्लिशमेंट किया और 1793 में यह स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया साबित हुई, यानी कि एक ऐसा फ्रेम जिसके अकॉर्डिंग इंडियन का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर पाए। तो क्या था वह? He separated the commercial revenue and administration। मैंने पहले आपको बताया हुआ था कि जितने भी सारे एक्ट के थ्रू जो है कोई सुधार आया था उनमें इन चीजों को सेपरेट नहीं किया गया था, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड by the Lord Cornwallis, they separated the 3 sections, 3 departments, that was the commercial, revenue and administration। Okay, now the next point is his regulations are called the Cornwallis Code। और जो इन 3 चीजों को उसने अलग किया यही कॉर्नवालिस कोड के नाम से विख्यात हुआ। आफ्टर 1853 रिक्रूटमेंट वाज डन बाय थ्रू रिटन एग्जाम। Actually, when East India Company's officers, as conducted by all the administrative setup system in an Indian society, was not clear। इंडियन सोसाइटी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स जो है भेजे जाते थे वो किसी रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं भेजे जाते थे। जो यहाँ के वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, वही इस चीज को संभालते थे, लेकिन उनका रिक्रूटमेंट ऐसा ही होता था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको भेजा उसी को वायसराय बना दिया जाता था। तो इस रिक्रूटमेंट को सुधारने के लिए उसने रिटन एग्जाम एक बेस बनाया कि रिटन एग्जाम होने के बाद में ही आप यहाँ के ऑफिसर्स बन सकते हैं। ठीक है। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड कॉलेजेस सेटअप इन बेरी इन इंग्लैंड। लेकिन दिक्कत यहाँ यह था कि भारत में भारतीय समाज में जितने सारे लोग जो है वो रहने वाले थे, नाम था इंडियन सिविल सर्विसेज, और इसको पास करने के लिए इंडियन में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे
जो कि कर सकते थे, लेकिन दिक्कत यहां यह था कि उनको इंग्लैंड में जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि इंडियन सिविल सर्विसेज की जो पढ़ाई होती थी वह इंग्लैंड में हुआ करती थी और वो बहुत कॉस्टली हुआ करता था और वह इतना आसान नहीं था। लेकिन स्पाइट ऑफ दिस, सत्येंद्रनाथ टैगोर वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर पहला इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले वो वैसे व्यक्ति बने। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहे, धन्यवाद और कोरोना से बचते रहें।